भी समझ लेते हैं कि एफआईआईज डीआईएस की पोजीशनिंग किस तरीके से हमने देखी ट्यूसडे के सत्र में। डिम्पी, आपसे ही समझना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग। हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि एफआईआईज की बिकवाली रुकने का नाम नहीं ले रही है, सीधा सवाल यही है कि क्या कोई बदलाव हुआ है उनकी पोजीशनिंग में, डिम्पी? नहीं, कोई खास बड़ा बदलाव नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत प्लस हुआ है ज़रूर। ये 23% से बढ़कर उनकी लॉन्ग होल्डिंग्स करीब करीब 25% हो गई है। बट मार्केट को अभी भी वो सारी चीज़ें चाहिए जो हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं, और मेरे को शायद और आपको डिस्कस करते हुए ये 20 दिन या 25 दिन से ज़्यादा हो चुका है। हम रोज़ यही बात पे उठते हैं, रोज़ आप से सेम क्वेश्चंस पूछते हो, मैं ऑलमोस्ट सेम आंसर्स दे रहा हूँ कि भाई एफआईज जब तक मार्केट्स में नहीं लौटेंगे तब तक बाज़ार को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हैंड्स पे नहीं डाला जा सकता। दूसरा पॉइंट, ये एफर्ट्स आपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी होते हुए देखे। जब मंगलवार को मार्केट बहुत बढ़िया था, लेकिन 2 बजे 2:30 बजे के आसपास जैसी खबर आई कि यूक्रेन ने अटैक कर दिया है कुछ मिसाइल्स के साथ, यूएस बेस्ड मिसाइल्स थी तो रशिया के ऊपर, तो उसके बाद बाजार भर भरा के गिर गया। यानी कि दिन भर की जितनी बढ़त थी मार्केट ने वो खो दी, और अपने ओपनिंग का जो गैप था उसको भी खो दिया। तो ये मार्केट की वीकनेस को, मार्केट के डर को और मार्केट की कमज़ोरी को, मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग हैंड्स ना होने को, सबको दर्शाता है। ये बात सिर्फ हमारे और आपके समझने की नहीं है, आपके अपने ट्रेडिंग उसको भी समझने की है, अपने पोर्टफोलियोज को भी समझने की है। इसलिए जो बात मैं आपके सामने बार बार रख रहा हूँ कि बाज़ार को स्ट्रॉन्ग होने के लिए चरणबद्ध तरीके से ऊपर आना होगा। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, रिटेल के पास अभी भी 68 से 69% की होल्डिंग्स है, और ये ऑलमोस्ट अपने हाईज पे चल रहे हैं। देखिए, जैसे अक्टूबर के अंदर हमने एंटर किया था तो एफआईज ऑलमोस्ट अपने हाईज पे थे, वो थे 81% के आसपास। वहाँ से एफआईज ने माल खोया अपना, आज वो 20-22% पे आके रुके हुए हैं एवरेज पे। तो आप देखिए 60% एफआईज के जाने से डैमेज हुआ है। सेम रिटेल के पास माल बहुत है, और सृष्टि मैं कई बार आपके सामने पॉइंट रख चुका हूँ कि एफआईज का आना ये ठीक है, लेकिन रिटेल का माल ना शिफ्ट होना चाहिए एफआईज के हैंड्स में। ये 69% की रिटेल की होल्डिंग के साथ आप एक्सपेक्ट करें कि एफआईज की होल्डिंग भी आ जाएगी मार्केट में, नहीं आएगी। सेम पैसा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो रिटेल को थोड़ा अपना माल एफआईज के पास देना पड़ेगा, यानी कि माल की कटान ना हो और कटान के बाद वहाँ पे चला जाए। तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा स्टांस में चेंजेस आएंगे, और ये जो पुल बैक आप बार बार देखते हैं एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक में तब्दील होंगे। एक और चीज़, अभी भी हम 200 दिनों के एवरेज के नीचे हैं, तो एफआईज की होल्डिंग अगर थोड़ी बहुत बढ़ती भी है, जैसे मैंने आपको बताया 23 से 25 हुई है, लेकिन 200 दिनों के एवरेज के नीचे लेवल्स खड़े हुए हैं। ये बार बार आप उसको टकराएंगे और अपना सिर फोड़ा के वापस नीचे आ जाएंगे, क्योंकि 200 दिनों का एवरेज एक टर्निंग पॉइंट जैसा है, जो कि निफ्टी पे 23,570-75 का बनता है। तो फिलहाल एफआईज के नंबर्स में मेरे को बहुत बड़ी कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रही है, ना ही मेरा ट्रस्ट है, ना ही मेरा एग्रेशन है, ना ही मेरा डिप्रेशन है। मैं तो सिर्फ मार्केट्स को वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में बैठा हूँ। जो मैं आपसे पहले भी कहता आया हूँ, आज फिर से कहूँगा, छोटे छोटे लैब ट्रेड आप ज़रूर करते रहो। एग्जाम्पल के लिए 23,500 का आप अगर लेते हो तो 23,300 का पैनिक लगा हुआ है, वो आपके लिए स्टॉप लॉस बन जाएगा। इसी तरह से आप छोटे छोटे लैब ट्रेड ज़रूर करते रहो। इसके बारे में हम आपको आगे भी चर्चा करके बता देंगे। ठीक है, तो एफआईज की होल्डिंग हमने चर्चा कर ली। निफ्टी पर जाने से पहले डिम्पी, आज एफएनओ को लेकर जो सेबी के प्रस्तावित जो बदलाव थे वो भी लागू होने जा रहे हैं। 6 बदलाव थे, उसमें से 2-3 आज से लागू होने जा रहे हैं। एक तो डेरिवेटिव्स में कॉन्ट्रैक्ट साइज, लॉट साइज आज से बढ़ जाएंगे। निफ्टी बैंक निश्चित तौर पर इतिहास बन चुका है उसकी वीकली एक्सपायरी। आप जरा बताइए कि इसका कितना इम्पैक्ट दिखेगा। हालांकि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को रोकने के लिए सेबी के तमाम कदम है रिटेल निवेशकों को बचाने के लिए, लेकिन क्या बाजार को थोड़ा सा और ठंडा करेगा, या फिर स्ट्रेंथ अगर लेके आएगा तो थोड़ा सा टिकाऊ वाला स्ट्रेंथ आएगी उससे? अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मार्केट्स को ख़राब होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये डेरिवेटिव्स के ऊपर रेगुलेशंस करना भी है। मैं एक और इसका हिस्सा है जो मार्केट्स के अंदर बढ़ रहा है। कल मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसके अंदर ये साफ साफ मेंशन्ड है कि जो डब्बा ट्रेडिंग है, मैं इसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहता, काफ़ी सारे लोगों को शायद ना भी पता हो, लेकिन मेरे बोलने से शायद पता लग जाए, इसलिए मैं जिक्र थोड़ा बच रहा था, लेकिन आपने बात छेड़ी दी तो मैं ज़रा बता देता हूँ। मार्केट्स के अंदर अगर आप किसी भी चीज़ को रेगुलेट कर रहे हैं तो उसके प्लस और माइनस दोनों चीज़ें सामने आएंगी। प्लस तो ये आएंगे कि ठीक है, आप उसको रेगुलेट कर रहे हो, वो कहीं
आपातकाल स्थिति में ना पहुंच जाए, इसलिए आपने उसको अच्छे से रेगुलेट करने का एक बीड़ा उठाया। लेकिन उसका नुकसान ये है कि जो इलीगल ट्रेड है, जैसे आप सोने के ऊपर ज़्यादा ड्यूटीज़ लगा दो तो सोने की स्मगलिंग बढ़ जाएगी, ऐसे अगर आप डेरिवेटिव्स के ऊपर ज़्यादा रोक लगा दोगे तो डब्बा ट्रेडिंग बढ़ जाएगा। तो डब्बा ट्रेडिंग के अंदर, मार्केट्स के अंदर बहुत बड़े लेवल्स पे अब काम होना वापस से शुरू हो गया है, जो एक ज़माने में ऑलमोस्ट गुम सा हो गया था डब्बा ट्रेडिंग, क्योंकि बाद में डिस्काउंट ब्रोकर्स आ गए थे। जो डिस्काउंट ब्रोकर्स ने उनको लिवरेज दिया, कम ब्रोकरेज दी, एक जगह पर तो 20-20 रुपये की ब्रोकरेज लगी खाली लॉट साइज़ पे, तो ये सारी चीज़ अपने आप में गुम हो गई थी। लेकिन ये बढ़ गया है, तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ये बहुत ही फाइन ट्यून करके सारे फैसले लेने चाहिए, और जो फैसले लें सेबी उस पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसके नेगेटिव्स एरप्ट होकर बहुत ज़्यादा ना आए। ये मेरी रिक्वेस्ट भी है और ये रेगुलेशंस का पार्ट भी है। दूसरा पॉइंट, अब आपने बोला कि जो फैसले हैं उसमें से क्या क्या चेंजेस है। 3 मेजर फैसले ऑलरेडी, लॉट साइज़ तो आप खुद ही दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि कितना कब में कैसे कैसे बदलेगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 3 गुना होने जा रहे हैं। यानी कि 5 लाख का ऐसे 10 लाख के डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू अब 15 लाख से मिनिमम नहीं जा सकती। तो ये ज़्यादातर जगहों पर 3 गुना और कई जगहों पर 2 गुना भी हो जाएगा। तो जो आपकी कैलकुलेशंस है सारी की सारी चीज़ छपी हुई हैं, ये इम्प्लीमेंट्स न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ लागू हो जाएंगी। यानी कि जब आप एक्सपायरी कटान करोगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स में जाओगे, तो ये नए कॉन्ट्रैक्ट्स इस साइज़ के आपको मिलेंगे। यानी कि निफ्टी के कैलकुलेशंस जो पहले 25 पे होती थी वो 75 पे कैलकुलेट होगा। दूसरा पॉइंट है वीकली एक्सपायरी का। बैंक निफ्टी को हम ऑलरेडी टाटा बाय बाय कर चुके हैं। इस देश में अब सिर्फ निफ्टी और एक सेंसेक्स, उनके ही वीकली एक्सपायरी रहेंगी, और वीकली एक्सपायरी पे आप जिस दिन उसकी एक्सपायरी है उस दिन उसकी कटान हो जाएगी। फिर बाद में उनके भी लॉट साइज़ बदलेंगे। जैसे मान लो अब नया लॉट आएगा तो फिर बैंक निफ्टी का नया लॉट वीकली का भी 75 हो जाएगा। ये ऐसा नहीं कि उसका 25 रह जाएगा। तीसरा पॉइंट है मार्जिन्स में चेंजेस हो रहे हैं। अपफ्रंट मार्जिन्स लिए जाएंगे जो पहले बाद में लिए जाते हैं। एग्जांपल के लिए, मैं आज सुबह 10 बजे ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने कहा भैया शाम को हम हिसाब किताब कर लेंगे। अब ब्रोकर आपका ऐसा नहीं करेगा। ब्रोकर कहेगा पहले पैसे दो, शाम का हिसाब किताब पहले दिन में करेंगे, फिर शाम में चाय पार्टी कर लेंगे। तो ये अपफ्रंट जो मार्जिन्स में चेंजेस हुए हैं ये भी आज से इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अपफ्रंट मार्जिन्स और वीकली एक्सपायरी, एंड द थर्ड इज़ अ लॉट साइज़। इसकी इम्प्लीमेंटेशन आज से हो रही है, यानी कि नए लॉट्स अब सिस्टम में मार्केट्स में अवेलेबल होंगे, क्योंकि 28 की और 27 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है। तो इसलिए नए लॉट साइज़ आप अच्छे से पकड़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और अपने ब्रोकर से बैठ के ना जब आप रोल ओवर करेंगे या नए कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे, अच्छे से कैलकुलेशन कर लेना, कहीं पता लगे कि इस बार की कैलकुलेशंस ख़राब है। तो ये एक नए सेबी के रेगुलेशंस में चेंजेस हो रहा है, जिसके बारे में आपने जिक्र किया। ठीक है, चलिए 8:20 हो गए हैं डिम्पी। अब अगला जो सवाल होगा निफ्टी और निफ्टी बैंक का होगा, एक साथ में पूछ लेता हूँ। परसों के सत्र में आखिरी के आधे 1 घंटे में पूरा का पूरा कह सकते हैं कि जो तेजी थी वो रिवर्स हो गई। निफ्टी हार्डली 50 अंकों पर बंद हुआ, और निफ्टी हालांकि निफ्टी बैंक में 250 अंकों के आसपास की तेजी रही। निफ्टी ऊपर से करीब 250 अंक नीचे आ गया था। आज के लिए अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं कि संकेतों में बहुत बड़ा परिवर्तन है। एक ये एग्जिट पोल के कुछ पॉजिटिव अगर हम आंकड़ों को छोड़ दें तो ग्लोबल टेंशन बनी हुई है, जियोपॉलिटिकल। इसके अलावा अगर हम देखें तो एफआईज की सेलिंग लगातार बढ़ रही है, पिछले 3-4 दिन से कम हो रही थी, फिर से इंटेंसिफाई होती हुई दिख रही है। आज करना क्या चाहिए? तो कुछ नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, थोड़ा लैब ट्रेड के हिसाब से आप ट्रेड देखें, कोई बड़ी पोजीशन अभी सिस्टम में ना बढ़ाएं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि बाज़ार करेक्ट हो गया, अच्छा अब तो यहाँ से आना चाहिए। इस चीज़ का मैं भी पैरोकार हूँ। मैं भी मानता हूँ कि इसके अंदर 25% पैसा ज़रूर लगाना चाहिए, और ये बात मैंने आपको कहा भी है, और एक बार ये प्रूव भी हुई है। आपने अगर कल की तेज़ी यानी कि मंगलवार की तेज़ी से 2 दिन पहले ही पैसा लगाना शुरू किया है, तो मंगलवार को दोपहर के 2 बजे तक आपको बढ़िया रिवॉर्ड मिले। आपको 550-600 पॉइंट ऊपर था बैंक निफ्टी, और करीब 350 पॉइंट निफ्टी था। तो ये रिवॉर्ड कम नहीं होता है, तो आपको मिला। लेकिन बाद में वो मामला अनएक्सपेक्टेड एकदम से आ गया, और बाज़ार को अपने आप को सारा सरेंडर करना पड़ा। देखिए उसके बाद फॉलोअप में कुछ नहीं आ रहा। ऐसा कहीं पता नहीं लगा कि रशिया ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए। हाँ, बस थोड़ा ये है कि यूएस ने एम्बेसी वगैरह थोड़ी बंद कर दी है। यूक्रेन के अंदर 1-2 छोटे मोटे और प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं, लेकिन जो फॉलोअप होना चाहिए था वो एब्सेंट है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट इस फियर से बाहर निकलेगा, और इस फियर को वापस से जो बाहर निकल के अपने आप को स्ट्रॉन्ग हैंड्स पे वापस लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके पैनिक बॉटम्स नहीं ब्रेक हुए हैं, और हम नियर टू 200 डे एवरेज ही हैं, 200 दिनों के एवरेज के आसपास है। इसलिए कोई बहुत बड़ा मेजर चेंजेस मेरे को अभी नहीं लगता इसके अंदर। अब आपको चेक क्या करना है? चेक ये करना है कि जो रीसेंट लो बने हुए हैं और जो रीसेंट हाई बने हुए हैं, यानी कि
अगर आप 300 पॉइंट इसमें जोड़ दें तो 23,800 के आसपास और 23,300 के आसपास, ये अब आपकी रेंज है प्ले करने की। जैसे आप 23,800 पार करोगे और स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर आती जाएगी, और अगर आप 23,300 के आसपास तोड़ोगे तो और वीकनेस पे वीकनेस आपकी जाती जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्ले करने के लिए बाइंग और डिप करो, सेल ऑन राइज करो। लेवल्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, 23,500 23,800 ये रेंज है जिसके अंदर प्ले होगा। मैं ऑप्शंस में ट्रेड करने की थोड़ी अनुमति इस समय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर क्या होगा कि ये रेंज के अंदर है। अभी कांटे की टक्कर जो चुनावों में चल रही है वो डाटा में भी चल रही है, तो इसलिए एक तरफा हो जाएगा ऐसा कहना मुश्किल है, इसलिए ऑप्शंस में थोड़ा आराम से ट्रेड करें। अब आते हैं बैंक निफ्टी का। भी आपने बैक टू बैक क्वेश्चन पूछा तो उसके बारे में बता देता हूँ। बैंक निफ्टी भी 50,000 के इर्द गिर्द बंद हुआ है, 50,400 के आसपास। तो अभी भी इसके पास 50,000 का एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो प्रोटेक्ट करे हुए है। इसका भी पुल बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, 51,000 हमने देख लिया था, लेकिन मार्केट ने आफ्टर ऑल उसके लेवल्स को भी खोया। लेकिन अगर खोने की बात करें तो 50% ही खोए थे उस दिन भी लेवल्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ 50,300 50,000 के दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं। ये बैंक निफ्टी जल्दी जल्दी नहीं तोड़ेगा, ये भी पैनिक बॉटम के तौर पर बने हुए हैं। आपको याद होगा 50,000 का पैनिक बॉटम बना हुआ है, तो ये पैनिक बॉटम्स ब्रेक नहीं होने चाहिए। पुल बैक 51,000 51,200 के ऊपर और स्ट्रॉन्ग होंगे। टिल आपके लिए रेंज 50,000 से 51,000 की है। जब डिप मिले तो बाय करना, से ऊपर आए तो फिर सेल करना। कोई भी बड़ी पोजीशंस अभी ना बनाएं, छोटे छोटे लैब ट्रेड लेते रहें। मार्केट में वेट करें डाटा के टर्न अराउंड की या चेंज होने की। अपने मन को ना समझाओ, अपने डाटा को से समझो। अभी हम अपने मन को समझाते हैं कि देखो बाजार गिर गया तो आ जाते हैं तो फंसते जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं, आप 200 दिनों पे फंस जाओ। ध्यान रखा जाए, बैंक निफ्टी ने भी एक बार पैनिक बॉटम अपना 200 दिनों का बनाया हुआ है, तो दोनों ने अपने काम पूरे कर रखे हैं। तो आपको शॉर्ट करना नहीं है। ऑप्शंस का ट्रेड बहुत ही स्ट्रेटजिकली और प्रोफेशनल हो तो देखना, अदरवाइज छोड़ देना। आपको बस बाइंग ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज करना है। जब तक मैंने आपको दोनों लेवल्स बताए हैं 23,800 और 51,200, इसके बाद की बाद में देखेंगे। फिलहाल तो आप यही समझ के चलो, ये हमारी रेंज है, इसके अंदर हमको कामकाज करना है। और बैन वाले शेयर सब आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप इसको नोटिस कर लीजिएगा। F&O की होल्डिंग्स वगैरह मैंने सब आपको बता दी। पुट कॉल रेशियो 1 से नीचे चल रही है, ये सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट पुल बैक कर सकता है। विक्स भी जिस दिन उस दिन बढ़ा था उसका 50% ही रह गया। आई होप सो कि विक्स आज और डाउन हो जाएगा। किरण जानी, अवनी भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मार्केट के अंदर 8:23-25 हो गए, आज 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गए शेड्यूल से। अब अवनी भट्ट से जरा हम निफ्टी बैंक निफ्टी का जल्दी से व्यू पॉइंट लेते हैं, फिर हम आगे स्टॉक्स भी पता करेंगे। अवनी गुड मॉर्निंग, और किरण सर आपको भी गुड मॉर्निंग। अवनी आपसे कर रहे हैं शुरू, पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका टेक, फिर हम आते हैं शेयर्स पे। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, सृष्टि, अभिषेक जी, सारे पैनलिस्ट और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। सो जैसे आपने ऑलरेडी बता दिया है, बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज। निफ्टी का जो रेंज है 23,400 का सपोर्ट बना हुआ है। ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट वहां पे बिल्टअप हो चुका है, और ऊपर 23,800 और 24,000, ये दो लेवल्स है, दो स्ट्राइक्स है जहां पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग भी दिखाई पड़ रहा है। तो ये बाय ऑन डिप्स में करना है तो 23,400 के करीबन आए तभी बाय करना है। सिर्फ 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है नीचे 23,300 का, और टारगेट हमें रखना है 23,800 का। और जब 800 पे आ जाए तो वहां पे हमें प्रॉफिट बुक करना है, लेकिन सेलिंग की राय वहां नहीं रहेगी, क्योंकि 23,800 अगर क्रॉस कर पाता है तो 24,000 तक जा सकता है। तो 23,900 से 24,000 के बीच में हम सेलिंग कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस उसमें रहेगा 24,050 का, और नीचे टारगेट 23,400 का रहेगा। सो बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन राइज, ये निफ्टी के लिए रहेगा। और बैंक निफ्टी में तो 50,000 और 51,000 ये एक बैंड बना हुआ है। अगर बड़ी मंदी होनी है तो 49,800 का लेवल बहुत क्रूशियल है, उसे हमें ध्यान में रखना है। अगर वो टूटता है तो वहां से दूसरे 1,000 पॉइंट तक की हमें गिरावट दिखने मिल सकती है। बट जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है, मेरे हिसाब से ऊपर 51,000 का रेजिस्टेंस रहेगा, और इसी रेंज के अंदर, इसी 1,000 पॉइंट के रेंज के अंदर हमें टाइम करेक्शन दिखेगा इस नवंबर सीरीज के लिए। नजरिया निफ्टी और निफ्टी बैंक पे। निफ्टी में बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाएं, और निफ्टी बैंक के लिए 1,000 पॉइंट की रेंज ज़रूर है और ऊपरी स्तरों पे थोड़ा करेक्शन भी आ सकता है, ऐसा अवनी का मानना है। पर चलिए अब आगे